हेलो। खमा गणी। दिस इज हर्ष। तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। हम लोग जैसा क्लास हम एंशियंट हिस्ट्री कर रहे थे, तो वी आर टुडे गोइंग टू कंटिन्यू इन दैट फेज ओनली। तो हम लोग आज पढ़ेंगे उसी के आगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द स्टोन एज, तो हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो हम आगे अगला टॉपिक जो हमारा मिलता है, अब यहाँ से प्रॉपर हिस्ट्री स्टार्ट होती है किसी भी एग्जाम को लेके, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो। यहाँ से प्रॉपर क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इन टॉपिक से। अब जो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होंगी, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन, हम कुछ भी कह सकते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एनीथिंग वी कैन से दैट। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ओके। तो बिफोर वी कैन सी दैट, तो पहले तो हमें जानना होगा कि, क्योंकि अब यहां से प्रॉपरली हम हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, तो पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होता है। अब लोग कहेंगे कि एक कल्चर इज सिविलाइजेशन। नहीं नहीं नहीं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो हमें पहले समझना होगा व्हाट इज कल्चर एंड व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो मान लीजिए ये कल्चर है, ठीक है ना, और ये है सिविलाइजेशन। ठीक है ना। ठीक। कल्चर वो होता है जो इंटेंजिबल होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते। जैसे कि हम कल्चर की अगर बात करें, तो ये जो कल्चर होता है ना, मेरा स्वभाव क्या है, वो कल्चर है। मेरा स्वभाव कल्चर है। जैसे कि कल्चर से सिविलाइजेशन बनती है। तो कल्चर जो होता है वो इंटेजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते, सिविलाइजेशन जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है। तो ये सिविलाइजेशन है ना, जैसे कि घर कैसे रहे, या लोगों ने नाले कैसे बनाए, लोग हाथी घोड़ा कैसे करते थे, सिक्के कौन से चलाए गए, ये सिविलाइजेशन का पार्ट होता है। बट धर्म कौन सा फॉलो होता था, या फिर लोगों के रिलेशंस कैसे हुआ करते थे, लोग अंदर से कैसे थे, क्या बिलीव्स थे उनके, वो उनका कल्चर था। तो ये बेसिक डिफरेंस है कल्चर एंड सिविलाइजेशन में। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है। ओके। पहली बात तो दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्लोबल सिविलाइजेशन, ये मानना है हिस्टोरियंस का। ऑब्वियस ही बात है, हम यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं, तो हम जो वो मानते हैं हम वो भी मानेंगे। बट अगर बात की जाए रैशनली, तो इससे पहले भी सिविलाइजेशन हमारे भारत में ही रही हैं बहुत सारी। बट प्रॉपर सिविलाइजेशन जो हमें, जिसका हमें बेसिकली हम मानते ऐसा है कि जिसका हमें प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, वो हमें यहीं से मिलते हैं। दैट इज अर्लीस्ट ग्लोबल सिविलाइजेशन है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है ना। अगर हम बात करें, तो दुनिया में 4 बड़ी सिविलाइजेशंस हुई हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है ना। इस पीरियड ऑफ टाइम में 4 बड़ी सिविलाइजेशंस हुई हैं। पहली तो है हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है। फर्स्ट हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है। पहली हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है। इसको हम बोलते हैं रिवर सिस्टम सिविलाइजेशन। ठीक है ना। जो सारी सिविलाइजेशन जो इस टाइम पे पाई गई, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द बिगेस्ट सिविलाइजेशन है इस टाइम पे। ठीक है ना। ये इंडस नदी के किनारे मोस्टली बेस्ड है, या उसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसके किनारे बेस्ड है, या सरस्वती नदी के किनारे। अब क्वेश्चन ये आता है सरस्वती नदी का क्या हिसाब किताब था। ओके। तो अगर हम सरस्वती नदी की बात करें, इस साल का एक यूपीएससी का क्वेश्चन था, वो था गैंगेटिक डॉल्फिन्स के ऊपर। गैंगेटिक डॉल्फिन्स के ऊपर क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नॉर्मल लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कारण उसका मैं बताता हूं आपको क्यों। देखिए, 2 चीजें हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता था जब यमुना जी जो हैं वो जाके सिंधु में मिलती थी, या उनके साथ वो मिलके एक नई नदी का निर्माण करती थी उनके ट्रिब्यूटरीज के साथ, तो ऐसा कोई मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन यहां पे रोल आता है हमारे स्टडीज का, यहां पे आता है हमारे कुछ अलग बुक्स पढ़ने का। जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं लोगों को
कि आपको अदर फ्रॉम द टॉपिक्स आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था, अमीश है राइटर उसके, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। उसके 3 पार्ट्स हैं, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागास और द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव रेड टिल डेट। बट उनकी उसके बाद में आई वो श्री राम के ऊपर पूरी लाइफ, वो थोड़ा सा मुझे ऑड लगा, तो मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया था। बट ये बुक जो थी वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द हिस्ट्री जो मतलब अब तक पढ़ा है मैंने। मेरी पहली नॉवेल थी शायद जो मैंने पढ़ी। तो उसमें मुझे देखने को मिलता है कि उस समय क्या था, उसमें एक स्टोरी थी, भले वो फ्रिक्शन थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ना उन्होंने इतना बढ़िया इंटरवेन किया था कि वो तब की चीज मुझे अब याद आई। ये किसी ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया था, मैं लिख के देखता हूँ किसी ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया जाता होगा कि ये ऐसी चीजें होती थी। जस्ट बिकॉज कि मैंने वो फिक्शन पढ़ी थी, उन्होंने कहाँ से पढ़ा आई डोंट नो। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर जिन्होंने बैंक की जॉब छोड़ के स्टार्ट किया सब कुछ। लेकिन वहां मैंने पढ़ी थी इन चीजों को, तो उसमें मुझे देखने को मिला था कि वहां पे स्टोरी है, जो दक्ष हैं, मतलब पूरा शिव जी के लाइफ के ऊपर बेस्ड किया गया, उनको फिक्शनल कैरेक्टर बना के अभी मॉडर्न वर्ल्ड में डाला गया है। तो जो दक्ष हैं वो इंडस यानी जो सिंधु वाला एरिया उसके राजा हैं, और जो सती हैं मतलब जो माता सती हैं वो उनकी डॉटर हैं। तो उस टाइम पे ऐसा बोला गया है कि जो दक्ष थे ना, उन्होंने यमुना जी के कोर्स को सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2 राजा हैं, तो उन्होंने क्या किया है, चंद्रवंशियों के लिए पूरी यमुना जी को काट के ले आके सिंधु की तरफ मोड़ दिया है, जिससे कि वाटर सप्लाई इन जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां कट ऑफ हो गई। अब मुझे वो याद था कि यमुना जी वहां फ्लो कर रही हैं, तो मैंने इस चीज को, अब क्वेश्चन ये था इस साल का कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं, जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं वो क्या इंडस में जो पाई जाती हैं, अभी भी जो इंडस में गैंगेटिक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, क्या वो इस बात का प्रूफ है कि पहले यमुना जी जो थी वो इतने साल पहले या समथिंग ईयर्स पहले वो वहां पे जाके मिलती थी। तो ये इसका यहाँ पे आंसर मैंने मार्क किया था और मेरा आंसर सही हुआ था। इस साल की यूपीएससी में प्री में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम देखिए इन्हीं चीजों को हम ना क्लिक करते हैं चीजें और हम इससे आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए बुक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग दिन में 8 घंटा 10 घंटा अगर पढ़ाई को दे रहे हैं तो हमें लगता है कि ठीक है दैट इज गुड, लेकिन कुछ चीजें अनकन्वेंशनल भी पढ़नी चाहिए। पहली चीज तो वो हमें बहुत हेल्प करती है हमारे सीसैट में। सेकेंडली वो हेल्प करती है हमें हमारे कॉग्निटिव थिंकिंग को डेवलप करने में, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बाहर से पढ़ रहे हैं। हमें देखिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज मिल ही जाती है, भले आप कितना एब्सर्ड कुछ ना पढ़ रहे हो, भले आप एकदम फिक्शनल चीजें क्यों ना पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको, भले आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामेटिकल नॉलेज ही क्यों ना मिल रही हो, लेकिन वो मिलेगी आपको नॉलेज। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक्स को पढ़ना, ठीक है ना। तो यहां पे समझिए, ठीक है ना। तो इंडस रिवर जो थी, तो सरस्वती रिवर जो थी ना, वो यमुना और ट्रिब्यूटरीज को मिलके पूरी बाकायदा सिंधु नदी बनती थी, जो आके हमारे अरेबियन सी में के आसपास कहीं गिरती थी या फिर जाके मिल जाती रही होगी इंडस में फर्दर। तो सरस्वती नदी, इसीलिए इसको सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब तो बाकायदा इसरो के डेटा है हमारे पास, जो उस टाइम जो अभी मैपिंग करते हैं सी रिवर फ्लोर्स, जो डेड रिवर फ्लोर्स हैं उनकी मैपिंग के थ्रू बाकायदा उनका, आप जाओगे इसरो का सर्च करो आप सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन का, बकायदा इसरो का बकायदा साइंटिफिक डेटा है सरस्वती को लेके कि हाउ सरस्वती वाज फॉर्म्ड एंड कैसे चीजें हुई और कैसे डिक्लाइन हो गई सरस्वती। तो क्योंकि यमुना जी ने कोर्स चेंज कर लिया, वापस आके गंगा जी के ट्रिब्यूटरी में चली गई वो, तो इसीलिए पूरा जो है वो कहीं ना कहीं सरस्वती डिक्लाइन हो गई, ठीक है। अब पहले जो सिंधु सिविलाइजेशन हो गया, दूसरा हो गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है ना, जो आज के इराक वाले एरिया में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे 2 नदियां हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी, इन 2 नदियों के किनारे ये सिविलाइजेशन पाई गई, जो मेसोपोटामियन। और यहाँ का डिफरेंस ये है इनके और हमारे सिविलाइजेशन में कि हमारे जो टेक्स्ट हैं वो अभी तक डिसाइफर्ड नहीं है, कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन मेसोपोटामियन टेक्स्ट पढ़े गए हैं, बाकायदा उनको अंडरस्टूड किया गया है, और बहुत अच्छी सिविलाइजेशन, बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन ये भी हुआ करती थी। फिर उसके बाद आती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है ये नील नदी किनारे पाई जाती है, ये नील नदी किनारे पाई जाती है। तो जो नाइल रिवर है ना, वहां की देवी हैं, उनको जो नाइल रिवर है उनको इस सिविलाइजेशन में देवी माना जाता है। जो नील नदी, इनको माँ माना जाता है उस समय, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना जो सरस्वती नदी है इनको माँ माना, इनको ऋग्वेद में कहा गया है नदी तमा देवी तमा सरस्वती, मतलब कि ये नदियों की माता, देवियों की माता है सरस्वती। सरस्वती का इतना इंपॉर्टेंस रहा है हमारे ऋग्वेद में, तो ऐसा मान सकते हैं ऋग्वेदिक पीरियड तक भी सरस्वती थी। अब जो लोग कहते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड का पीरियड स्टार्ट होता है 1000 बीसी के आसपास, यानी 1000 बीसी के आसपास या 1500, तो दे आर स्पीकिंग जस्ट बुलशिट, क्योंकि सरस्वती को डिक्लाइन हुए लगभग 2500 साल हो चुके हैं, 2500 बीसी के आसपास डिक्लाइन हुए। तो हाउ कैन दिस बी कोलैबोरेटेड विद दोस थिंग्स? आप इसरो की रिपोर्ट्स पढ़िए ना। तो ये यहाँ पे है, तो ये नाइल रिवर वैली के आसपास है। नाउ कमिंग थर्ड सिविलाइजेशन इज चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द प्रॉपर सिविलाइजेशन है जो बहुत लंबे समय तक चली। चाइना में प्रॉब्लम ये था ना
कि इजीली लोग हिंदू कुश पार नहीं करते थे, जो अटैक्स होते थे वो हिंदू कुश पार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि चाइना अगर आप देखो ना बड़ा बैरियर, एक टकला मकान है, ठीक है ना, उसका उधर गोबी डिजर्ट है बहुत बड़ा सा, ठीक है ना, इनको पार करना बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए लोगों का फेवरेट जगह होती थी भारत आना। और जो चाइना का जो फर्टाइल वाला एरिया है ना वो ईस्टर्न कोस्ट पे है कहीं ना कहीं, तो इधर कुछ मिलता नहीं था उनको, और चाइना ये बहुत बड़ा ट्रैक था, इसीलिए चाइनीज सिविलाइजेशन जो थी बहुत लंबे समय तक चली है। और बहुत जैसे कि सॉन्ग डायनेस्टी हो गई, उसके बाद टांग डायनेस्टी हो गई, ये सब बहुत लंबे समय तक चलती रही हैं, ठीक है, तो चाइनीज सिविलाइजेशन हो गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्केल ऑफ आईवीसी, कितनी बड़ी आईवीसी हुआ करती थी, ठीक है ना, कितनी बड़ी। तो अगर हम इसको एक ज्योग्राफिकल पिन पॉइंट करें, इसको ज्योग्राफी पे हम अगर पिन पॉइंट करते हैं तो हम इसको देखेंगे कि नॉर्थ में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो है वो चेनाब नदी किनारे, वो चेनाब नदी किनारे हमें मांडा है, मांडा है जो कहां है, कश्मीर में है, ठीक है ना, कहां पे, चेनाब नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे मांडा कश्मीर में है, ठीक है। दूसरी अगर हम सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड की अगर इसकी बात करें तो वह है आलमगीरपुर यूपी, आलमगीरपुर यूपी, ठीक है ना, आलमगीरपुर यूपी। ये कौन सी नदी है, मैं इसलिए नदियों के नाम बता रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ये नहीं पूछेगा आपसे ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट है, या पीसीएस ये नहीं पूछेगा ईस्टर्न वेस्टर्न, ये पूछेगा नदी कौन सी है। तो ये मिलती है हमें हिंडन नदी है, कौन सी, हिंडन नदी जो गाजियाबाद के आसपास से गुजरती है। तो हिंडन नदी के आसपास, तो इसको नाला बना दिया लोगों ने, तो हिंडन नदी के आसपास से ये गुजरती है। अब अगर हम साउदर्न मोस्ट साइड की बात करें तो साउदर्न मोस्ट साइड जो है वो दाइमाबाद है, कौन सी है, दाइमाबाद है। तो दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है, और नदी कौन सी है, तो प्रवर नदी है, कौन सी है, प्रवर। तो ये महाराष्ट्र में है, प्रवर नदी के किनारे दाइमाबाद साउथ में। अब जो हमारी वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो है सुक्त गेंडोर, ये है सुक्ता, सुक्ता गेंडोर, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है जो बलोचिस्तान में है, जो बलोचिस्तान में है। और ये नदी कौन सी है, दश्त नदी है, ये कहां पे है, बलोचिस्तान यानी पाकिस्तान में। यहां पे नदी कौन सी है, दश्त, ये दश्त नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है, सॉरी, श्री राम। उसके बाद ये दश्त नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉटिंग है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा कि नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन सी है, नदी कौन सी है, ईस्टर्न कौन सी, नदी कौन सी है, सदर्न कौन सी है, नदी कौन सी है, वेस्टर्न कौन सी है, नदी कौन सी है। ये पूरा एक अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बाकायदा आपको प्लॉटिंग में एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम बात करें फर्स्ट मोस्ट साइड की, अगर हम इधर देख लेते हैं तो टोटल साइट्स यहाँ पे जो है वो 1500 प्लस है, ठीक है ना, जो सेटलमेंट्स रही हैं। ज्योग्राफिकल एरिया बात की जाए तो 1.5 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ पूरा ये एरिया है जो अब तक खोदा गया। ऑब्वियसली खुदाई पूरी नहीं हुई 100%, शायद जैसा तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद 10% खुदाई भी नहीं हुई है, ये सिविलाइजेशन और भी बहुत बड़ी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई है हड़प्पा की हुई है, जिसको 1921 में डॉक्टर D.R. साहनी ने, जो रावी नदी किनारे, याद रखिएगा जो हड़प्पा जो मोस्ट फेमस साइट है वो इंडस के किनारे नहीं है, वो कहां है, वो रावी नदी के किनारे है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब पाकिस्तान, ठीक है ना। ऋग्वेद में इसका मेंशन आता है, इस साइट, इस जगह का नाम हरयूपिया नाम से, इस जगह को हरयूपिया बोला जाता है। तो अब हम बात करें, जैसे बोलते हैं ना ऋग्वेदिक काल, इसके बाद नहीं यार, ऋग्वेदिक काल क्योंकि हम तो देख रहे हैं हड़प्पा डिक्लाइन कर जा रहा है, तो ऋग्वेद में इसका नाम क्यों आएगा, लेकिन ऋग्वेद में इसका एक नाम आता है बहुत फ्लरिशिंग सिटी के रूप में, इसीलिए इसको हरयूपिया बोला गया। तो देखिए पहली बात तो मेरा मानना है अपना पर्सनल है कि हिस्ट्री की हमारी डेटिंग बहुत ही वाहियात है, लेकिन क्या करें, हम पढ़ना है क्योंकि एग्जाम देना है, हम यहाँ हिस्टोरियंस तो है नहीं कि हम यहाँ रिसर्च करने बैठे हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि हिस्ट्री की जो डेटिंग हमारी है बहुत ही वाहियात है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा सिस्टम हो गया इनका। अब बात करें घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम, इसको भी बोलते हैं घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सेटलमेंट जो पाई गई हैं वो घग्गर हाकरा नदी के किनारे पाई गई हैं। कहां पाई गई हैं, घग्गर हाकरा रिवर। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि नॉर्थ में मांडा है, कश्मीर में चेनाब नदी किनारे है, ईस्ट में आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी किनारे है, साउथ में दाइमाबाद है, महाराष्ट्र में प्रवर नदी किनारे,
वेस्ट में सुख्तक इंडोर है, ये बलूचिस्तान में है, दश्त नदी किनारे अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास है, ठीक है ना। और बीच में कोर रीजन जो है हमारा वो सिंधु सरस्वती घग्गर हाकरा बेल्ट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सिविलाइजेशन है। ऑल्दो बड़ी साइट्स नहीं है, बड़ी साइट्स बिल्कुल है, मतलब है कुछ है, जैसे कालीबंगा वगैरह हो गई, ये सब है इस बेल्ट पे, लेकिन सबसे ज्यादा जो घनत्व है इस सिविलाइजेशन की आबादी का वो इसी एरिया में पाया जाता है। इसको हम कोर रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब हरियाणा में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ आईबीसी साइट्स हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा नंबर में सिंधु सरस्वती की जो साइट्स हैं हरियाणा में पाई जाती हैं, जैसे कि बनावली और राखीगढ़ी, जैसे कि बनावली और राखीगढ़ी, ठीक है ना। अब यहां पे बात करें, The geographical extremities of Sindhu-Saraswati civilization reveals an extensive maritime, riverine and land route trade sphere stretching across modern nations. हम अगर ट्रेड की बात करें, ये सिविलाइजेशन इतनी खास इसलिए होती क्योंकि हमें यहाँ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं ट्रेड की, और ट्रेड किसी भी सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम कभी भी अभी आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ट्रेड एक अलग ही सेगमेंट होता है जो हम अलग से स्टडी करते हैं ट्रेड को, ठीक है ना। तो यहां पे कैसी मैरीटाइम यानी पानी के रास्ते ट्रेड हो रहा है। मुगल्स के पीरियड में इतना एक्सटेंसिव मैरीटाइम ट्रेड नहीं हुआ करता था। रिवर एंड ट्रेड, नदी के रास्ते, आज रिवर एंड ट्रेड नहीं हो रहा है। आज हमने नदियों को लिटरली सिर्फ गंध का एरिया बना दिया है। अगर हम बात करें ट्रेड की और ट्रांसपोर्टेशन की नदियों के रास्ते, तो बहुत ही ज्यादा हमारा ट्रैफिक कम हो जाएगा नदियों के रास्ते, ऊपर से नदियां भी साफ हो जाएंगी। लेकिन नदियों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहा। तमाम सड़कें, तमाम जलमार्ग, तमाम रेलवे के रास्ते से लोग जा रहे हैं, लेकिन जल मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है कोई भी। हमारे पास तो इतना बढ़िया वरदान है धरती पे कि हमारे पास नदियों का जाल है एक। अभी मुझे उत्तर भारत से बंगाल तक जाना है तो मेरे पास गंगा नदी है, अच्छा खासा एरिया मिलता है। अंग्रेजों ने, जब मैं एक किताब पढ़ रहा था 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर था, जीबी मेलिसन ने लिखा हुआ है उसको, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, उसमें वो बोल रहा है कि जब रिवॉल्ट हो रहा है तो सर कॉलिन कैम्पबेल हो गए, फिर अगर हम बात करें हेस्टिंग्स, उसके पहले हेस्टिंग्स की बात करें, दे आर ऑल ट्रैवलिंग फ्रॉम बंगाल टू द नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे कि इलाहाबाद हो गया या फिर कानपुर हो गया, वो पूरी गंगा नदी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। दैट इज सो मच एक्सटेंसिव। पटना, दानापुर, ये सब वो पूरा गंगा नदी के रास्ते पूरा ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमने आज उनको गंदगी का इलाका बना दिया, बस जस्ट बिकॉज की बस हम उनकी इज्जत तभी कर पाएंगे। देखिए, इंसान बहुत ही लालची होता है, बहुत ही लालची प्रवृत्ति का आदमी होता है। उसको जब कोई पारितोषिक मिलता है ना, मतलब जब उसको कोई गिफ्ट मिलता है तभी वो काम करता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। तो देयर इज माय ब्रदर, वो क्रिकेट खेलता है, ठीक ठाक खेलता है, तो जस्ट बिकॉज टू टेस्टिंग हिज कैपेबिलिटीज, शायद वो ना कर पाता, लेकिन मैंने क्या बोला कि तुम मुझे 6 बॉल करोगे, मैं तुमको 6 बॉल करूंगा, मुझे ठीक ठाक बॉलिंग आती है, तो मैंने बोला 6 बॉल करूंगा और तुम मुझे 6 बॉल में जितनी बॉल पे छक्के मारोगे उतनी बॉल तुमको 500 रुपए पर बॉल मिलेगा। उसको ये पारितोषिक मिल रहा था जस्ट बिकॉज उसको एक गिफ्ट मिल रहा था, उसने मुझे 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं। तो इंसान ना बिल्कुल वो मेरे भाई की तरह है, वैसा ही है। उसको जब तक कोई चीज रिवॉर्ड नहीं मिलेगा वो कोई काम नहीं करने वाला है। कितना भी कोई कुछ, कितना भी आस्था आप डाल दीजिए उसके अंदर, वो काम नहीं करने वाला, वो नदियों की ऐसी तैसी करके रख देगा। तो गंगा नदी को हम आज डेवलप करें प्रॉपरली, तो गंगा जी विल बी वन ऑफ द फ्लरिशिंग रूट ऑफ ट्रेड। सिर्फ गंगा जी ही नहीं, बहुत से हमारे देश पूरी नदियों के चैनल से भरा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो नदियों का ट्रेड होता है दैट इज फार मोर चीपर दैन लैंड रूट और रेल रूट। हम देखते हैं ना बड़े बड़े ट्रेड जो होते हैं वो बाहर से समुद्र के रास्ते ही आ रहे होते हैं, तो हम नदियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत खुश होकर हम एक वो क्या बोलते हैं, क्रूज चला देंगे। मैं गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूं, मैं लोगों की बात भी कर रहा हूं। पीपल शुड इस चीज में प्राइवेट पार्टीज को आना चाहिए, सीएसआर के थ्रू नदियों को साफ करें, उनको नेविगेबल बनाएं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उस टाइम पे ट्रेड ऐसे होता था, ठीक है ना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम बात कर रहे हैं साइट डिस्ट्रीब्यूशन एंड शी सोर्स, मतलब कि साइट कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ करती थी, ठीक है। तो रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूशन की मैट्रिक्स की बात करें कि जो नदियों किनारे डिस्ट्रीब्यूशन रहा साइट्स का, ठीक है ना। तो ऑल हरप्पन सेटलमेंट्स वर डायरेक्टली सिचुएटेड अलोंग द एक्टिव रिवर बैंक्स। जो उस टाइम पे एक्टिव मतलब जो बहती हुई प्रॉपर बाकायदा अच्छी नदियां हुआ करती थी, तो सारी साइट्स लगभग हरप्पन कल्चर की वो रिवर बैंक्स पे ही स्टैब्लिश्ड होती थी, ठीक है ना, जिससे कि उनको एग्रीकल्चरल इरिगेशन के लिए हेल्प मिलती थी और लोकल कॉमर्स यानी नदियों के रास्ते वो ट्रेड कर सकते थे। जैसे एक मूवी है मोहनजोदड़ो,
ऑल्दो वो बहुत ही वाहियात मूवी है, मतलब कोई भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, मतलब अगर हिस्ट्री मतलब है अच्छी, एक्टिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा है, बट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेकार है, मतलब हिस्ट्री का कुछ भी उसके अंदर ना के बराबर है। जिसने भी रिसर्च किया होगा पता नहीं क्या खा के रिसर्च किया था उसके लिए। तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि वो एक्टर इज लिविंग इन आमरी, आमरी, एंड फ्रॉम देयर ही इज ट्रैवलिंग टू मेलुहा, मेलुहा तक ट्रैवल करा, दैट इज मोहनजोदड़ो, वहां तक ट्रैवल कर रहा है। तो उसमें कुछ कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी, नील की खेती होती है, फिर वहां पे एक हॉर्न वाला जो हमें इंडस में वो मिलता है यूनिकॉर्न की, उसमें बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो लोकल कॉमर्स के लिए नदियों का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें घग्गर आकरा रिवर सिस्टम की, घग्गर आकरा जो रिवर है जिसको हम सरस्वती बोलते हैं, कुछ जगहों पे सरस्वती बोलते हैं, जो उनका बोलते हैं कि उनका डिग्रेडेड फॉर्म जो है वो घग्गर आकरा रिवर है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा साइट्स यहीं पे पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी साइट्स यहीं पे हैं, और सबसे ज्यादा साइट्स जो है हरियाणा में, जैसे मैंने बताया था, जैसे कि राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट अब तक की है, सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी है, और दूसरी बनावली है जो हरियाणा में है। तो एक चीज याद रखिएगा, साइट्स का ना एक प्रॉपरली आप लोगों को एक चार्ट बनाइए कि साइट्स कौन कौन सी मेजर हैं, उनके साथ उनके स्टेट्स कौन कौन से हैं, और कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो तो नदियां कौन कौन सी हैं उनका प्रॉपर चार्टिंग कर लीजिए। तो इससे क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं, एक दो साल में आ जाते हैं इन साइट से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ जगह कुछ पेजेस हैं ऐसे जो जहां पे आपको इनकी इंफॉर्मेशन ठीक ठाक मिल जाती हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे पेजेस मिल जाते हैं, तो वहां पे आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगला हम देखेंगे इंडस रिवर बेल्ट, इंडस रिवर बेल्ट। तो जैसे एक पेज जो मेरे लिए बड़ा अच्छा काम करता है वो है सिविल स्कोर करके, ये एक पेज है इंस्टाग्राम पे, अंडरस्कोर सिविल अंडरस्कोर स्कोर। तो ये एक पेज है जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां से आपको मतलब एक रफली बहुत लंबा एस्टिमेट मिलता है चीजों का, तो यहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे ये लोग जो हैं वो अच्छा पोस्टिंग करते हैं, नया पेज है लेकिन फिर भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो अगला आते हैं हम लोग। तो इंडस रिवर बेल्ट जो है ये जो है ये मेन आर्टरी साइट है, मतलब ये मेन एरिया है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो पत्तियां होती हैं, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, ये मान ली पत्ती है ऐसे बनी हुई है, अब जो नसें होती हैं ऐसे 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 होते हैं, लेकिन मेन आर्टरी क्या है, बीच वाली। तो इंडस रिवर जो है वो मेन आर्टरी है इनकी, जिसके किनारे मोहनजोदड़ो, कोदीजी, चन्हुदारो, अलादीनो, ये तीन चार साइट्स, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, ये तो मतलब एग्जाम्पल है कुछ साइट्स का, ये मेजर साइट्स हैं जो इसके किनारे किनारे पे पड़ती हैं इंडस रिवर के, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम अगर सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर जो है हम देखते हैं पंजाब में फ्लो कर रही है, अभी तो बड़ी फेमस मूवी भी आई है सतलुज करके, और वो कुछ लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी, आई डोंट नो, बताइए, मैं देखी नहीं, मैं देखना पसंद भी नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा ऐसी मूवीज। तो सतलुज रिवर जो है वो रोपर में है, इसके किनारे रोपर एक साइट है पंजाब में, बहुत फेमस साइट है, वहां पाई जाती है। थर्ड वन इज घग्गर रिवर, घग्गर रिवर, ये जो घग्गर हाकरा है ना, इसको सरस्वती रिवर मान लेते हैं हम लोग। तो घग्गर रिवर जो है इसके किनारे बहुत फेमस साइट, बहुत फेमस साइट है, वो है राजस्थान में कालीबंगा, और जैसे मैंने यहां बताया राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी यहां भी है, हरियाणा में है, बहुत फेमस साइट्स हैं ये, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहां पे आता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है कि लोथल जो है वो कौन से नदी किनारे पाया जाता है, लोथल गुजरात में जो है वो नदी कौन सी के किनारे वो पाया जाता है, तो वो है भोगवा रिवर। क्योंकि लोथल जो है वो पोर्ट सिटी रहा है, और रिसेंट में न्यूज में भी बहुत रहा है, क्योंकि इसको अभी कुछ साल पहले ही, एक दो साल पहले ही यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। तो लोथल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको बाकायदा इन्होंने म्यूजियम के रूप में बना दिया है, अभी डेवलप कर दिया है पोर्ट म्यूजियम के रूप में, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट्स हैं ये, ठीक है ना। अब धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा शी शोर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्यों है अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। धोलावीरा स्टैंड्स यूनिक एज इट वाज नॉट फाउंड अलोंग, धोलावीरा जो है ना किसी नदी किनारे नहीं है, इसीलिए एक्सेप्शन है, ये किसी नदी किनारे नहीं है। ये कहां है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है ना। इसके ये कैसा काम करता है, सी कोस्ट। लेकिन अभी आप धोलावीरा देखोगे ना, जैसे मान लो ये आपका गुजरात वाला एरिया है, ये गुजरात, तो आपको कहीं ना ये यहां पे दिखेगा, ये जो साइट है। लेकिन बात ये यहां दिखना अभी यहां चला गया, लेकिन पहले पता क्या था, पहले रण जो था वो थोड़ा पीछे था। तो ये जो एरिया था ना, ये पानी के उसमें आता था, ये पानी के उसमें आता था, तो ये किनारे हुआ करता था बिल्कुल।
तो ये नदी किनारे नहीं है, इकलौती साइट, वन ऑफ द मेजर साइट्स में, मतलब मेजर साइट्स में इकलौती साइट्स है जो किसी नदी किनारे नहीं है। जो कहाँ है, जो समुद्र के किनारे लेकिन नदी किनारे नहीं है। क्योंकि देखिए अभी हमने लोथल देखा ना, तो लोथल कहाँ पे, भोगवा नदी किनारे है, लेकिन ये धोलावीरा जो है वो किसी नदी किनारे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम बात करें दूसरी चीज, ये क्या है, एक मिनरल हब है। ठीक है ना, यहाँ पे रिच रॉ मिनरल्स जैसे कि कॉपर, शेल, अजेट, कार्नेलियन, स्टेटाइट, लेड और बैंडेड लाइमस्टोन यहां पे मिलते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही हब रहा है एक लंबे समय तक। कॉपर तो मतलब अगर हम बात करें, कॉपर राजस्थान और गुजरात एरिया से ही लंबे समय तक जाता रहा है पूरे भारत में, या तो ओमान से कॉपर आते थे, तो इस समय की बात कर रहा हूं। तो ये सिस्टम था। ठीक है ना, ओके। अब अगर हम बात करें कोस्टल ट्रेड की, तो धोलावीरा जो था वो कोस्टल ट्रेड में बहुत हेल्पफुल रहा है, जिससे कि डायरेक्ट सी फेयरिंग्स, यानी जिसको अगर यहां से निकलना होता था इस एरिया में, ओमान वाले, क्योंकि ओमान से अच्छा खासा ट्रेड होता था, ओमान से मतलब ठीक ठाक अच्छा ट्रेड, मेसोपोटामिया एरिया हो गया या गुजरात वाला क्या बोलते हैं, इजिप्शियन एरिया हो गया, इनसे ट्रेड करना है तो यहां से निकलते थे लोग ट्रेड करने के लिए। तो ये था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्ट हुआ करता था जहां से ट्रेड होता था। ठीक है, अब बात करें यहां पे इसी के थोड़े दूर पे सुरकाटोडा, सुरकाटोडा उसी के जस्ट थोड़े ही दूर में बगल पे बनी हुई जगह है। ठीक है ना, अब यहां पे सुरकाटोडा जो है ना, ये धोलावीरा के पास में है। और पहले मतलब पहले के समय में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, तो लगभग 750 मीटर चौड़ी नदी जो थी ना, वो इस, जैसे सुरकाटोडा ये है, मान लीजिए सुरकाटोडा है, इसके नॉर्थ ईस्ट यानी यहां पे एक 750 मीटर लंबी मतलब चौड़ी नदी यहां पे फ्लो करती थी, जो अभी के समय में नाला बन चुकी है, जो अभी के समय में नाला बन चुकी है। अरे हम लोग तो हर नदी को नाला बना देते हैं। हम तो लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ में देखते हैं एक बड़ी फेमस साइट है, आप लोगों ने तो सुना होगा, जो लखनऊ के नहीं भी होंगे वो जानते होंगे। कुछ साल पहले हमें न्यूज में आया था कि यहाँ पे जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने यहाँ पे कुछ साइट्स खाली कराई थी जो इलीगल सेटलमेंट्स थी, जिसको कुकरैल के बगल की सेटलमेंट्स हुआ करती थी, खाली करवाई थी। मैंने तो देखा बहुत ही गंदी सेटलमेंट्स हुआ करती थी वो। तो हमें इनसे अभी ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में जाए, जो मैं बता जीबी मेलिसन की किताब पढ़ा था, उसमें वो उस जगह को ना कुकरैल नदी बोला गया है, कुकरैल रिवर है वो, कुकरैल नदी हुआ करती थी। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो बताते हैं कि जब किसी को कुत्ता काटता था उस नदी में जाके नहाते थे। अभी उसकी कंडीशन नाले से बदतर हो गई है, इतना गंदा नाला हो गया है वो। अभी तो मान लीजिए थोड़ा बहुत धीरे धीरे रिवाइव कर रहे हैं उसको, बट फिर भी कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं उसमें। और वो डायरेक्टली गोमती में ट्रेन होती, जाके गोमती जी में जाके ट्रेन होती है। और गोमती जी की कंडीशन लखनऊ में इज फार वर्स दैन, मैं बोल रहा हूँ ना, नदियों से हमारी सिविलाइजेशन रही है, लेकिन हमने नदियों को बर्बाद कर दिया है। तो ये सिस्टम है। ठीक है ना, तो सुरकाटोडा समझ में आ गया। सुरकाटोडा जस्ट धोलावीरा के थोड़े ही दूर पे एक साइट थी, जो धोलावीरा को यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह बहुत सारी हुआ करती थी। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे ना लॉस्ट रिवर है, जो 700 मैं बता 700 मीटर चौड़ी नदी थी, जो अभी खत्म हो गई है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें इस टाइम के, इस एज को हमें बोलते हैं, हम बोलते हैं ब्रोंज एज। क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज, यानी कांसे का एरिया पूरा होता था ये। तो कांसा बनता कैसा है? तांबे को और टिन को मिक्स करके एक प्रोपोर्शन में कांसा बनता है। ब्रोंज सॉरी कॉपर एंड टिन, ऐसा नहीं बोलते ना टिन को, कॉपर एंड टिन को बना के ये बनता है। ठीक है, हाँ वो देखिए कॉपर एंड, ठीक है। तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बिलोंग टू द ब्रोंज एज। ठीक है ना, इस टाइम पे जो यहाँ के जो लोग थे ना, बहुत ही एडवांस थे मेटलर्जी में। अब लोग कहते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हाउ कैन पीपल, जो अभी नई नई सिविलाइजेशन बनी, इतना जल्दी वो मेटलर्जी में इतना प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते जब टेक्नोलॉजी नहीं है, खासकर उस टाइम पे। अभी हमें इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद, हमें सब कुछ होने के बाद, हमें कोविड की वैक्सीन बनाने में 3 महीने लग जाता है, 2 से 3 महीना। तो उस टाइम पे सोच सकते हैं जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं है अकॉर्डिंग टू द पीपल, और ये इतने ज्यादा कैसे आगे निकल सकते हैं ब्रोंज बनाने के उसमें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, बट मानते हैं तो मानते हैं, क्या करना है। तो ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग प्रोफिशिएंट थे ब्रोंज यानी मेटलर्जी में। ठीक है ना, इनको ये पता था कि कैसे लोकल कॉपर जो यहाँ खुद पे मिलता है, इसको कैसे किसी और धातु के साथ मिला के कोई और धातु बना सकते हैं, किसी और चीज के साथ मिला के कोई धातु। तो इसलिए जो एलॉइंग का फॉर्मूला होता था, वो कॉपर और टिन को मिला के हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, जो ब्रोंज होता था ना, वो मजबूत कॉपर से और टिन से, दोनों से मजबूत होता था। तो इससे हाई स्ट्रेंथ मटेरियल बनता था टूल्स के लिए,
आर्मामेंट्स यानी जो पहनावे के लिए, आर्मामेंट्स यानी जो आर्म्स के लिए, और फाइन स्कल्पचर यानी मूर्तियों के लिए। जैसे हमें अभी अभी न्यूज़ में रहा रिसेंटली ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ब्रोंज की जो बनी हुई हैं, तो वो भी ऐसे बनी हुई हैं और वो उस टेक्निक से बनी हुई जिसको हम बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो बहुत बाद तक आज तक फॉलो होती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या करते हैं कि पहले तो मोम का एक वो बनाते हैं, उसको मिट्टी के अंदर भर देते हैं, उसके बाद उसको पका देते हैं तो मोम गल के निकल जाता है, मिट्टी हार्ड हो जाती है, वो शेप ले लेती है। उसके अंदर क्या करते हैं, पूरा ये पीतल भर देते हैं, उसके बाद मिट्टी फोड़ के निकाल देते हैं, तो पीतल पूरा उसका शेप ले लेता है अच्छे से। तो इसको हम बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्रोनोलॉजी की या फेजेस की, क्रोनोलॉजी क्या क्या रही है, तो सबसे अगर हम इसको सबसे अर्ली फेज हो रहा है, मतलब ऐसे अगर हम लाइन ड्रॉ करें एक क्रोनोलॉजी की, सबसे अर्ली फेज हो रहा है वो रहा है लगभग 2900 BC, 2900 BCE, 2900 BC से स्टार्ट हो रही है अर्ली फेज जिसको बोलते हैं, और ये आ रही है 2500 BCE। ठीक है ना, 2500 BCE तक आ रही है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हमारा मिडिल फेज शुरू होता है, वो 2500 BC से शुरू होता है और लगभग 2000 BCE तक आता है। ठीक है ना, 2000 BCE तक आता है। उसके बाद लेटर फेज आता है जो 2000 BC से 1700 BC तक आके कंक्लूड करता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 1200 के आसपास सब खत्म हो गई थी, ऐसा मानना है हिस्टोरियंस का कि 1200 के आसपास सब खत्म हो गई थी। और इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे इनिशियल विलेज कल्चर्स, जैसे कि हमने पढ़ा था ना मेहरगढ़ वाला, उसको कैलकोलिथिक विलेज कल्चर बोलते हैं। तो मेहरगढ़ वाले जैसे एरियाज में डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, और साथ में क्राफ्ट सेंटर्स की हथियार बनाना, या ऑल्दो यहाँ पे हथियार नहीं पाए गए हैं, लेकिन पॉटरी का बनाना, पॉटरीज बनाना, ब्रिक्स बनाना, तो या ऑर्नामेंट्स, गहने बनाना, इन चीज़ों को यहाँ पे निर्माण होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा मिडिल फेज। मिडिल फेज में 2000 BC एरा इसको बोलते हैं, और इस टाइम क्या हो रहा है, ये एकदम पीक है सिविलाइजेशन का, मतलब एकदम उफान पे है जो यहाँ की सिविलाइजेशन है। ठीक है ना, यहाँ पे अर्बन साइट्स बहुत सारी मिलती हैं। ठीक है ना, मैच्योर अर्बन फेज बोलते हैं इसको, इस टाइम पे शहरी काल बोलते हैं, पहला शहरी काल यही है हमारा। ठीक है ना, फिर लेटर फेज में आते हैं जो 2000 BC 1700 BC तक आता है। इस टाइम पे क्या हो, धीरे 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 विघटन हो रहा है सिविलाइजेशन का। ठीक है ना, और अब धीरे धीरे लोग वापस से शहरी से गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रफली क्रोनोलॉजी हुआ करती थी। ठीक है, अब बात करते हैं, हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। टाउन प्लानिंग की बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग कैसी होती थी। तो अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो पहले तो हमें देखना होगा कि ये मान लीजिए कोई लेआउट है। ठीक है ना, ये किसी जगह का ऊंचा एरिया है और ये नीचे नीचे वाला एरिया है। ठीक है ना, तो जो ऊंचा वाला एरिया होता था, किसी भी शहर को यहाँ पे जो कोई भी सेटलमेंट हुआ करती थी, उसको दो हिस्सों में बांटते थे ये लोग, दो हिस्सों में बांटते थे। ठीक है ना, इसको एक डुअल डिवीजन प्लान होता था। ठीक है ना, जिसको हायरार्की या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बेस पे उसको ये लोग बांटते थे। ऑल्दो हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं, हम एज्यूम करते हैं इस चीज को कि हायरार्की मतलब कि कौन ऊंचा है कौन नीचे है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि कौन, जैसे अभी DM साहब हो गए या फिर PM हो गए, CM हो गए। अभी आपकी तरह हम लोग तरह रूरल या टाउन एरियाज में नहीं रहते हैं, दे लिव इन वेरी हाई एरिया सोसाइटीज। ठीक है, तो यही सिस्टम यहाँ पे भी हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेटिव कह लीजिए या फिर कास्ट क्लास जो भी कह लीजिए, आई डोंट नो, क्योंकि कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिले तो यू कैन नॉट से एनीथिंग। तो ये एरिया जो होता था ऊंचा वाला, इसको हम बोलते थे सीटाडेल, इसको हम बोलते थे सीटाडेल। और ये जो डाउन वाला एरिया होता था, इसको हम बोलते थे लोअर टाउन, इसको हम बोलते थे लोअर टाउन। ठीक है ना, और सीटाडेल ये एक मोस्ट ऑफ द, मतलब इक्का दुक्का भी एक्सेप्शन बताऊंगा मैं आपको, मोस्ट ऑफ द साइट्स में सीटाडेल जो होता था वो पश्चिम की तरफ होता था। कहां होता था, पश्चिम, वेस्ट में। और जो लोअर टाउन होता था वो ईस्ट में होता था, पूरब में होता था। ठीक है ना, तो सीटाडेल ये रेस प्लेटफॉर्म पे बना होता था। ठीक है ना, यहाँ पे ज्यादातर लोग एडमिनिस्ट्रेटिव चेंबर्स हुआ करते थे, असेंबली हॉल्स, पब्लिक ग्रेनरीज, क्योंकि अगर नीचे ग्रेन स्टोर करेंगे, नीचे अनाज स्टोर करेंगे तो बारिश आई, बाढ़ आया तो पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए ऊंचाई पे सोचिए, इतना ज्यादा एडवांस। अभी तो हम देखते हैं FCI की गोडाउन वगैरह में आधे ज्यादा अनाज खराब हो जाते हैं खाली बारिश से, लेकिन तभी सोचिए तभी कितना अच्छा होता था कि ये लोग उस समय के टाइम पे इतने ज्यादा डेवलप्ड हुआ करते थे कि ये लोग अपने अनाज को एक ऊंचे रेज्ड प्लेटफॉर्म पे स्टोर करते थे जिससे कि वो खराब ना हो। ठीक है, अब बात करें लोअर टाउन की। ठीक है ना, तो यहाँ पे ज्यादातर जो आम लोग होते थे, आम जनमानस होता था, उनका ये रहन सहन का एरिया होता था, उनका ये रहने का एरिया होता था जहां पे आम लोग रहते थे। ठीक है ना, यहाँ पे सेंट्रल मार्केट प्लेस होता था। अब ये होता कैसा था दिखाता हूं आपको।
जैसे लोअर टाउन की अगर बात करें तो यहाँ बीच में एक सेंट्रल मार्केट प्लेस होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ सेंट्रल मार्केट प्लेस होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये सेंट्रल मार्केट प्लेस है, चारों तरफ रोड है। तो यहाँ पे सेंट्रल मार्केट प्लेस होगा, बाकी चारों तरफ सड़कें रहेंगी, ठीक है ना। उसके बाद ग्रिड पैटर्न, मैंने बताया ना ग्रिड्स होते थे, जैसे आज सेक्टर्स होते हैं बहुत जगहों पे सेक्टर्स। बाकायदा से मेरी स्कूलिंग जो हुई है इनिशियल, वो आरके पुरम से हुई थी। तो आरके पुरम इज वन ऑफ द, मेरे हिसाब से वसंत कुंज हो गया दिल्ली में, या वसंत विहार हो गया, आरके पुरम हो गया। मैं चंडीगढ़ तो उतना नहीं गया हूँ, एक बार गया हूँ बस ऐसे ही, उसका नहीं पता। बट आरके पुरम इज वेल प्लान्ड। तो आपको ना एक ही जैसा पैटर्न हर सेक्टर में मिलेगा, कि एक ही जैसा हर सेक्टर में एक मार्केट एरिया मिलेगा, एक कम्युनिटी सेंटर मिलेगा, ऐसे करके ना उनका पूरा प्लान्ड हिसाब किताब रहता है। तो यहाँ पे भी ना ग्रिड पैटर्न्स होते थे, कि मतलब ऐसे ग्रिड्स में बटी हुई थी, पूरी सिविलाइजेशन ग्रिड्स में बटी हुई थी, ठीक है ना। तो ये ग्रिड पैटर्न्स, स्ट्रीट एंड लेन क्रॉस प्रिसाइज 90 एंगल। अब जो ये जो रास्ते हैं ना, स्ट्रीट्स जो रास्ते हैं, ये एक दूसरे को करेक्ट 90 डिग्री पे कट करते थे आके, मतलब थोड़ा भी गड़बड़ नहीं। अभी तो हम देखते हैं कहीं से भी काट दे रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं। पानी, अभी तो बारिश चल रही है, पानी भर रहा है, अच्छी अच्छी कंस्ट्रक्शन कैसी तैसी हो जा रही है। तो तभी का क्या था, तभी एकदम स्ट्रिक्टली 90 डिग्री पे एंगल्स पे कट करते थे ये, ठीक है। दूसरा बात, प्राइवेसी एंड हाइजीन, इनको बहुत ध्यान देते थे। जैसे कि जो दरवाजे या खिड़कियां हैं, ठीक है ना, वो कभी भी मेन गेट पे नहीं खुलते थे, ठीक है ना। वो कभी भी मेन गेट पे नहीं खुलते थे, बल्कि जो, जैसे मान लीजिए ये मेन गेट, अब यहाँ कोई घर बना हुआ है, इसका मेन गेट पे दरवाजा नहीं खुलेगा, बल्कि जो पीछे वाली लेन है ना, जो पीछे की पतली सड़क है, वहां इसका दरवाजा खुलेगा, ठीक है ना। जिससे कि इनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, ठीक है ना, इनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। साइड एलीज एंड रेयरली ओपन ऑन द मेजर, बहुत कम ही ऐसे मिलते हैं प्रमाण जब ये मेन रोड पे आके खुल रहे हैं। अभी तो क्या होता है, मेन रोड पे लोग घर बनाएंगे, इतना लंबा रैंप बना डालेंगे। मेरी तो गाड़ी का टायर टूट गया था उसी रैंप पे लग के लड़के, तो रैंप बना देते हैं, ठीक है ना। दूसरा, अब लास्ट में आते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। डोमेस्टिक से हाउसेस ऑफ वेराइड डायमेंशंस, अलग अलग साइज के हाउसेस होते थे, कुछ सिंगल रूम, डबल रूम या मल्टी रूम होते थे, ठीक है ना, लार्ज मल्टी रूम कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें कि मोटी मोटी दीवारें होती थी, ठीक है ना, मोटी मोटी दीवारें होती थी। थिक वॉल इम्प्लाइंग 2 स्टोरी हाइट्स विद स्टेयरकेसेस, फ्लोर्स मेड ऑफ हार्ड पैक्ड अर्थ, दो दो मंजिल के मकान बकायदा सीढ़ियों के साथ बने थे। और जो फ्लोरिंग होती थी, जैसे अभी हम लोग टाइल्स वगैरह मार्बल्स लगाते हैं, या फिर उसके पहले जब मार्बल्स वाले थे तो हम देखते हैं ना सीमेंट से बढ़िया बनाते थे। तो ये लोग बकायदा मतलब मिट्टी के बढ़िया पैक्ड, एकदम एकदम अच्छे कॉम्पैक्ट से पूरा फर्श बनाते थे ये लोग अच्छे से। तो इस समय जो नगर निर्माण होता था बहुत ही ज्यादा वृहद रूप से होता था, बहुत ज्यादा। अब इसकी अगर हम तुलना करें, इसकी तुलना करें, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बर्न्ड ब्रिक्स, जैसे आज नहीं हम जैसे जो ईंटें होते हैं भट्टे पे कैसे पकाए जाते हैं, उनको लाल लाल करके तैयार किया जाता है। तो इस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में बर्न्ड ब्रिक्स, यानी जली हुई मिट्टी को जला के ब्रिक्स बनाते थे। वो भी स्टैंडर्ड रेशियो 7/14/28, मतलब एक स्टैंडर्ड रेशियो होता था, 7/14/28 के ईंटें मिलती थी। ये इनका स्टैंडर्ड रेशियो होता था, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है ना। जैसे ये ईंट हो गई, इधर बनाते हैं, ये ईंट हो गई, ठीक है ना, ये ईंट हो गई, ये ईंट हो गई, ठीक है ना। इसका जो ये वाला एरिया होता था 7, ये 7 होता था। उसके बाद इसका जो ये एरिया होता था ये 14 होता था। उसके बाद इसका जो पिछले वाला एरिया, पीछे वाला एरिया था, ये 28 होता था। सॉरी, ये 28 होता था, ये 14 होता था। जो पीछे ऐसे जाने वाला एरिया होता था वो 14 होता था। तो ऐसे इनका स्टैंडर्ड रेशियो हर जगह मोस्टली ऐसे ही फॉलो होता था कि इनकी स्टैंडर्ड रेशियो होती थी। अब यहाँ पे जिप्सम मोर्टार, जैसे अभी हम रोड बनता है तो उसमें जिप्स मोटर का इस्तेमाल करते हैं ना, जो काला काला तारकोल होता है, तो उसका ये लोग बहुत जिप्सम का इस्तेमाल करते थे, मोटर का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि वो ब्रिक्स को जोड़ सकें। अभी सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, इस टाइम पे लोग जिप्सम मोटर का इस्तेमाल कर रहे थे, जिप्सम या मोटर का इस्तेमाल कर रहे थे उन ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। अगर हम तुलना करें, मतलब अगर हम दुनिया के लोगों, मतलब दुनिया के अलग सिविलाइजेशन से तुलना करें, तो आईवीसी में मैंने बताया ना कि स्टैंडर्डाइज मतलब एक स्टैंडर्ड एक फिक्स साइज होता था, हाईली ड्यूरेबल मतलब कि अब ऑब्वियस बात है जो ईंटें हमारी पकाई हुई मिट्टी की ईंटों से ज्यादा तुलनात्मक, मिट्टी में तो पानी पड़ा तो गल जाएगी,
तो इसीलिए पकाई हुई ईंटें जो होती थी उनका जो कंज्यूमर वो होता था वो बड़ा होता था, मतलब कि लंबे समय तक टिकाऊ होती थी वो। ठीक है। हाईली ड्यूरेबल बेक्ड मतलब सांचे में बकायदा बेक, अभी जैसे ईंटे भट्टे बनते हैं सांचे होते हैं उसके, उस पर लिखा होता है AKY GKY या जो भी हो, उसके ऊपर वो बेक्ड होती है बकायदा। ठीक है ना। और रेशियो जैसे मैंने बताया 7/14/28 का इनका रेशियो होता था, इनका इनका रेशियो होता था। और इनको जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, हाई क्वालिटी जिप्सम मोटर। ठीक है ना, जिप्सम के साथ मोटर को मिक्स करके हाई क्वालिटी का उसको जोड़ते थे। लेकिन अगर हम बात करें इनके दोस्ते वाले सिविलाइजेशन जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे सिंपल सन ड्राइड क्ले ब्रिक्स, मिट्टी के ईंटों का साचा बना के उसको मिट्टी में सुखा के उसको बस बना देते थे। यहाँ पकाने वाला हिसाब किताब नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन अलग अदर सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा ही डेवलप थी हर मायने में। इनको जोड़ते कैसे थे, सिल्ट एंड रिवर मड, जो मिट्टी निकलती थी, जो रिवर मड यानी जो बालू वालू निकलता था उससे इसको जोड़ देते थे। अब बात करेंगे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, जो साथ की है। यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पकाए हुए ईंटें मिलते हैं, यहाँ बहुत कम मात्रा में पकाए हुए ईंटें मिलते हैं, जहां ज्यादातर यहाँ भी अनबेक्ड, मतलब बस ऐसे ही नॉर्मल कैसे भी बना के कोई भी शेप बना के इसको ईंटा बना दिया और पकाया नहीं उसको, मतलब शेप भी इनका फिक्स नहीं होता था, वैसे ईंटें मिलती थी। और यहाँ पे जोड़ते कैसे थे, बिटुमेन एंड क्ले मॉर्टर। बिटुमेन पता है किसको बोलते हैं भाई, काला वाला तारकौल जो होता है उसको बिटुमेन बोलते हैं, और क्ले मॉर्टर यानी कि मिट्टी से इसको जोड़ देते थे। तो ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा पूरा आईवीसी का टाउन प्लानिंग का एक लगभग हिसाब किताब था, और हमने इसको कंपैरिजन भी कर लिया अदर सिविलाइजेशन के साथ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 2 या 3 तल्ले के मकान, तो इसके लिए भाई इनको ईंटें तो ढंग की रखनी पड़ेगी ना। अगर हम बात करें कि रूफ्स की, छत की बात करें, तो छत दो होती थी ज्यादातर मिट्टी से, मतलब जैसे पुराने गांव में दिखता था ना हमें कि वो बांस वांस रख के उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रॉज, मतलब गेहूं धान की वो पराली रख के उसके ऊपर मिट्टी से बढ़िया पैक कर दिया उसको, तो ऐसे इनकी छत बनती थी। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ज्यादातर घरों में ना प्राइवेट वेल्स, मतलब अपने खुद के कुएं हुआ करते थे ज्यादातर घरों में, मतलब मोस्ट ऑफ द घरों में अपने खुद के कुएं हुआ करते थे। ठीक है ना। प्रॉपरली वेंटिलेटेड बाथरूम्स, की बाथरूम में नहाए तो ऊपर छोटा सा रोशनदान टाइप का होता था वेंटिलेशन के लिए, जिससे कि अंदर की गर्मी बाहर, बाहर की ठंडी ठंडक ऐसे बनी रहे। तो प्रॉपर वेंटिलेशन होता था इनके वॉशरूम्स में। ठीक है। उसके बाद ये बकायदा ब्रिक पैक्ड फ्लोरिंग्स, जो फ्लोरिंग्स होती थी ना जमीन पे, वो बकायदा मतलब मिट्टी से पैक्ड होती थी, मतलब मिट्टी उसके ऊपर ब्रिक बिछा के उसके ऊपर मिट्टी पूरा पैक करते थे, जिससे कि खुदे या खराब ना हो। ठीक है ना। और वॉशरूम्स में देखने की बात करें अगर हम, तो प्रॉपर स्लोप हुआ करते थे जहां से पानी निकल जाए, ये नहीं कि पानी वहां जमा हो रहा है, पानी बकायदा ड्रेनेज में निकल जाए। और पानी वगैरह ड्रेनेज में बात की जाए, हाँ यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक कंफर्ट एंड ड्रेनेज। ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया मैंने पूरा प्रिपेयर किया जिसमें सब कुछ कवर्ड होगा एकदम अच्छे से। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर एलिमेंट, तो हड़प्पन होम्स और बिल्ट अप प्रायोरिटाइज एयर वेंटिलेशन, सैनिटेशन एंड फिजिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स। कैसे, पहले तो वेंटेड रूफ्स, मैंने बताया ना कि जो वुडन बीम्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना, उसको बहुत हल्के पराली वगैरह से उसको ढकते थे, उसके ऊपर उसको मिट्टी या सिल्ट से उसको ऊपर से कवर करते थे, जिससे वो हल्के होते थे, जिससे वेंटिलेशन बकायदा होता रहता था। सेकेंडली क्या है, वाटर एक्सेस। ज्यादातर घरों में अपने, मैंने बताया जैसे आपको कि अपने खुद के कुएं हुआ करते थे इनके। ठीक है ना। ब्रिक लाइंड फ्रेश वाटर वेल्स, पूरा अकायदा मिट्टी के किनारे ईंटों से बकायदा किनारे किनारे बना के ब्रिक्स के कुएं होते थे, जिससे इनको पानी का दिक्कत नहीं होता था। तो तीसरा क्या था, बाथरूम्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे स्लोप, फ्लोर्स के स्लोप्स थे बताया पानी निकलने के लिए। ठीक है ना। थिकली पैक्ड बर्न्ड ब्रिक्स फॉर सीमलेस वेस्ट वाटर फ्लो। जैसे नॉर्मल फ्लोर्स में अगर मिट्टी तो चलेगा, लेकिन वॉशरूम में क्या होता है, लगातार पानी के इस्तेमाल से मिट्टी जो होगी वो हटने लगेगी, तो वहां पे बकायदा बर्न्ट ब्रिक, मतलब जले हुए पके हुए ईंटों से उसे नीचे पूरा अच्छे से बर्न्ट ब्रिक बनाया जाता था, जो फ्लोर बनाया जाता था, जिसके थ्रू वहां पे कोई दिक्कत ना हो, वो फर्श खराब ना हो। ठीक है ना। अगर हम बात करें सिटाडेल, जिसको हम लोग एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, एक्रोपोलिस, उसकी बात की जाए, फोर्टिफिकेशन की, फोर्टिफिकेशन यानी उसके पूरे घेराव की बात की जाए, तो यहां पे सराउंडेड बाय थिक हैवी फोर्टिफाइड स्टोन वॉल्स, यही इसको बकायदा पूरा एक स्टोन वॉल्स, मतलब पत्थर की दीवारों से चकाया था, उसको पूरा घेराया था,
और यहाँ पे जो एंट्री थी ना वो रिस्ट्रिक्टेड थी, हर कोई यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता था। यहाँ पे कॉमन पीपल यानी आम आदमियों की, आम जनमानस की एंट्री यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी, ग्रेनरीज होती थी, अनाज के स्टोर करने के लिए मैंने भी स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को, ठीक है ना। और उन ग्रेनरीज में ना एयर डक्ट्स होते थे, स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स होते थे, ठीक है ना। और इसको ऊंची जगहों पे बनाया जाता था, नॉर्मली ऊंचाई पे तो थी, सिटाडेल ऊंचाई पे था, लेकिन वहां पे भी इसको ऊंचाई पे किया जाता था, जैसे कि और एरिया से और ऊंचा हो जाए ये, ठीक है ना, जिससे कि उनके अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े ना लगे, कोई पेस्ट ना लगे, इसलिए उसको ऊंचा रखते थे ये लोग, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया, ओके, ये हो गया ना। हाँ, ये देखिए ग्रेनरीज हो गए, स्ट्रेटेजिक अंडरफ्लोर एयर डक्ट्स होते थे, फ्लोर के नीचे वाले एरिया में भी एयर डक्ट्स होते थे, जिससे कि हवा और नमी को बकायदा वो किया है, तो अभी भी नहीं होते हैं, आज के भी ग्रेनरीज में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अब अगला आते हैं हम लोग पब्लिक बाथ, बहुत इंपॉर्टेंट एक साइट मिली है, खासकर हमें बात करें अगर हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें तो पब्लिक बाथ मिला हुआ है वहां पे। ऐसा बोलते थे लोग कि पूजा पाठ के टाइम पे वहां आके नहाते थे, क्योंकि उसके बगल में हमें चेंजिंग रूम्स मिले हैं पब्लिक बाथ के आसपास बगल में टेम्पल। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यहाँ पे टेम्पल्स नहीं पाए गए, यहाँ पे मंदिर नहीं मिले हैं, मंदिर नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं हम लोग एडवांस ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। मंदिर इसलिए मे भी नहीं मिले क्योंकि मे बी दे आर नेचर वर्शिपर्स, या मंदिर क्योंकि मंदिर नहीं मिले, लेकिन शिवलिंग हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिला है। शिवलिंग मिला है हमें, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं हमें, पशुपति सील्स मिली हैं हमें, और भी बहुत सी चीजें मिली हैं। तो मुझे लगता है कि मंदिर नहीं, लेकिन हाँ ये पूजा करते थे, ये लिंग पूजक रहे होंगे, या फिर स्वास्तिक तो पाया गया वहाँ पे, पीपल के वृक्ष के बने हुए वो पाए गए, तो मतलब ये रहे होंगे जो भी रहा हो, फायर वर्शिपर्स रहे होंगे, आग की पूजा करते रहे होंगे। अब बात करते हैं एडवांस ड्रेनेज सिस्टम की, ठीक है। तो ये प्राचीन विश्व का सबसे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम रहा है, और लोग सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को मोस्टली याद भी इसीलिए करते हैं जस्ट बिकॉज इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एडवांस रहा है। तो पहली बात तो इनका जो ड्रेनेज था ना वो अंडरग्राउंड रन करता था, मतलब जमीन के नीचे। तो हर एक घर का ना जो वॉशरूम था उसका ड्रेनेज जो था ना वो अंडरग्राउंड, जैसे अभी हमारे यहाँ पे गटर्स होते हैं तो वैसे ही वो अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड होता था। हर एक घर का ड्रेनेज जो होगा वो अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है ना। जो पब्लिक रोड के बगल बगल में चलते थे, जो पब्लिक रोड के नाले भी हमारे होते हैं वैसे पब्लिक रोड के बगल बगल में बाकायदा ये चलते थे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ड्यूरेबल कवर्स। अब ऐसा नहीं कि खुले पड़े हुए हैं नाले, अभी जैसे हमारे यहाँ खुले पड़े रहते नाले, ऐसा नहीं कि नाले इनके खुले पड़े हुए हैं, नाले इनके बाकायदा ईंट से, मतलब पकी हुई ईंट से ढके हुए होते थे, ढके हुए होते थे बाकायदा नाले इनके, जो नालों का मुंह होता था वो बाकायदा ढके हुए होता था। तीसरा सोक पिट्स, ठीक है ना। सोक पिट्स होते क्या है, जैसे नालों का बीच बीच में कहीं गड्ढा बड़ा सा बनाया था, जैसे गटर बनता तो बीच बीच में जहाँ उसकी ढक्कन होती है वहां बाकायदा गड्ढा होता है बड़ा सा, जहाँ सोक पिट्स होता था, जिससे जो भारी चीजें हो वहीं वहीं पे दब जाए, बाकी पानी जो है वहां से निकल जाए, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था कि ब्लॉकेज या क्लीन सफाई करने के लिए जो भारी चीजें होंगी, प्लास्टिक, उस समय प्लास्टिक होता नहीं था, जो भारी चीजें जैसे कुछ भी धातु हो गया या फिर ईंटा पत्थर जो भी रहा हो, वो वहां आके उसी सोक पिट्स में आके अंदर बैठ जाए, बाकी पानी ऊपर निकल जाए, जिससे कि बाकी उससे चोक ना हो ड्रेन और उससे सफाई की जा सके। इसीलिए इसको हम वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ओके, अगर अब बात करें हम लोग इनके सील्स की, सील्स यानी इनके मोहरों की, तो और इनके इकोनॉमी की, तो बात कर सकते हैं हम लोग। जो इनकी सील्स थी ना, दे वर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इन द हिस्ट्री, ठीक है ना। इससे ये ट्रेड, ये एक सबूत है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे या जो सरस्वती घाटी के लोग थे, सरस्वती सभ्यता के लोग थे, ये लोग ट्रेड करते थे कहां पे, दूर 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 दराज इलाकों में ट्रेड करते थे, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, या क्योंकि इनकी सील्स वहां पे पाई गई हैं, इनकी सील्स वहां पे पाई गई हैं। तो इससे क्या ये प्रूफ, इससे ये प्रूफ बनता है कि ये लोग वहां ट्रेड करते थे। अब सील्स कैसे होती थी, जैसे मान लीजिए आपको मैंने कुछ सामान भेजा, ठीक है ना, मान लीजिए आपको कोई सामान भेजा मैंने। अब उस सामान में क्या हुआ कि मुझे डर है कि मान लीजिए ये है कोई, ये लेके जाएंगे सामान। अब उस सामान में क्या हुआ कि इन्होंने आपको दिया, तो मैंने मान ली 10 सोने के सिक्के डाले उसमें, अब इन्होंने उसको दिया, वहां से 2 निकाल लिए। उस टाइम फोन नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूंगा, तो ये क्या करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे, और मुझसे आपकी बात 6 महीने साल भर बाद हो रही है,
तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो मैं बंद करूंगा ना उसका एरिया, उसको जहां गांठ लगेगी वहां गीली मिट्टी को बंद करके उसके ऊपर सील मार दूंगा, मैं सील से उसको दबा दूंगा, जिससे उसके ऊपर प्रिंट बन जाएगा, वो सूख जाएगा और जब वो टूटेगा तभी खुलेगा, वो सील तोड़ के खोली जा सकती है। तो इससे वो सेफ्टी मेरी बनी रहेगी, ठीक है ना। अभी आज के जमाने में होता तो लोग सील भी नकली बना लेते, क्या पता उस टाइम बनती रही हो, कौन जानता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा हिसाब किताब रहा है, ठीक है ना। अब इंडस सील्स जो रही है ना वो बहुत दूर दराज के इलाकों में पाई गई हैं, जैसे कि मेसोपोटामियन साइट्स की अगर बात की जाए, मेसोपोटामियन एरिया की, तो वहां पे किश है, लगश है, निपुर है, उर है, इन जगहों पे हमारी सील्स पाई गई हैं, ठीक है ना। इससे मैंने बताया ना कि इसको टैंपरिंग, इससे गुड्स की टैंपरिंग मतलब इजीली नहीं होती थी, कि कोई भी सामान भेज रहा हूं तो उसकी कोई उसको खोल के कोई चोरी नहीं कर सकता या उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ईजी होती थी। ओके, पहली बात तो सील्स जो है हमारी, ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक प्रमाण है, एक बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंडस सील्स मेसोपोटामिया में पाई गई हैं, जैसे निपुर, उर्किश, लागस और सूसा, इन जगहों पे, साथ में इजिप्शियन सेंटर्स में, जो दिखाता कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था, एक विदेशी ट्रेड हुआ करता था। पहली चीज तो इससे क्या मिलती, एंटी टेम्परिंग सिक्योरिटी, कि कोई टेम्पर नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जो बंदा है उस तक जाएगी, वो देखेगा भाई सील, अभी हम आईफोन वगैरह कुछ फोन वगैरह लेते हैं तो उसमें देखते हैं ना सील लगी होती है और लिखा होता है डू नॉट एक्सेप्ट इफ ब्रोकन। तो इस टाइम भी ऐसा होता था कि डू नॉट एक्सेप्ट इफ द सील इज ब्रोकन, बट वो सील वो क्या बोलते हैं, वैसी वाली नहीं होती चमकने वाली, वो सील जो होती थी होलोग्राम वाली सील नहीं होती थी, वो होती थी नॉर्मल क्ले सील्स होती थी, ठीक है ना। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, 2000 से ज्यादा डिस्टिंक्ट सील्स, अलग अलग टाइप की सील्स जो हैं वो हमें अलग अलग जगहों से मिली हैं, ठीक है ना, जिनको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया गया है बार बार, जिनको कॉम्बिनेशन में बार बार इस्तेमाल किया गया है। तीसरा क्या है, ट्रेड इकोसिस्टम। ट्रेड इकोसिस्टम में देखिए, स्पैंड बल्क मटेरियल्स लाइक फूड ग्रेन, शेल्स, अजेट स्टोन्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड टेक्सटाइल्स मूव्ड वाया एनिमल ड्रिवन बुलक कार्ट्स एंड रिवराइन मटेरियल बोट्स। जो ट्रेड इकोसिस्टम की बात करें तो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में चीजों को ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि बल्क भारी मात्रा में बल्क मटेरियल्स में, जैसे कि फूड ग्रेन, शेल्स, शेल्स मतलब सीपियां, सीपियां, क्योंकि उस टाइम सीपियों का बहुत ही ज्यादा वृहद रूप से इस्तेमाल होता था, सीपियां हो गई, स्टोन, एजेट स्टोन, अजेट एक पत्थर होता था जिससे वैल्यूबल चीजें बनाई जाती थी, वैल्यूबल चीजें बनाई थी। कॉपर हो गया, कॉपर उस टाइम हमको पता है ब्रोंज बनाने में काम आता था, तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल मतलब कपड़े हो गए, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में कॉटन का बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल होता था। कॉटन मतलब इकलौती ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कॉटन का इस्तेमाल करती थी। कॉटन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लोथ जिसके लिए अंग्रेज तक भारत आए थे, अब तक रहा है, ठीक है ना। इसको कैसे भेजते थे, एनिमल ड्रिवन, मतलब कि बुलक कार्ट्स, बैल खींच के उसको लेके जा रहे हैं, और या तो रिवर, मैंने बोला कि ज्यादातर ये सभ्यताएं जो है नदियों किनारे बसी हुई हैं, तो नदियों किनारे होने से क्या फायदा हो रहा है कि इनका जो ट्रेड है ना वो नाव के रास्ते बहुत आसानी से नदियों के रास्ते ट्रेड हो जा रहा है, ठीक है ना। अब सील्स की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 0.5 इंच से लेके 2.5 इंच तक की साइज में सील्स पाई गई हैं, 0.5 से 2.5 इंच तक की चौड़ाई में ये सील्स पाई गई हैं, ठीक है ना। अब जैसे वही है ना कि यहां से कोई चीज जा रहा है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वहां से आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी सिविलाइजेशन है, अलग सिविलाइजेशन है, मान लीजिए ये कोई एक्स सिविलाइजेशन है, ये आईवीसी है, ये आईवीसी है, यहां से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आ रहा है, क्योंकि हमें पता ना कि हम जहां पे बैठे हुए हैं ये बहुत फर्टिलाइज एरिया है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड रिच एरिया इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे अभी हम देखते हैं ना पंजाब वाला एरिया, इट इज हाईली रिच, बहुत फर्टाइल है, तो वो भी उस टाइम भी तो वही था। तो आईवीसी के टाइम पे मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, कॉपर आ रहा है बाहर से, और यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है शेल्स, मेटल्स, फूड ग्रेन्स, ठीक है ना, ये सब चीजें यहाँ से हम भेज रहे हैं, स्टोन्स, अजेट जैसे स्टोन्स को हम लोग यहाँ से वहां भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हाँ स्टेटाइट कॉम्पोजिशन। अब स्टेटाइट है क्या, बहुत बार बार बोल रहा हूं मैं, स्टेटाइट 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 है क्या, तो ना ये सॉफ्ट टैल्कोस रॉक जो होती हैं, ये ड्राई जो सूखे हुए रिवर बेड होते हैं, सूखे, उसमें टैल्कम क्या होता है, जो पाउडर हम लगाते हैं उसमें टैल्कम स्टोन होता है बहुत जो सॉफ्ट होता है, उसको मिला के बनाया जाता है। तो ना ये जो सील्स होती थी ना, ये सॉफ्ट स्टोन स्टेटाइट से बनती थी, जो कि ड्राई रिवर बेड, सूखे हुए रिवर बेड्स में पाया जाता था, ठीक है ना।
इसको क्योंकि क्योंकि बहुत आसान से ही इसके अंदर कढ़ाई हो सकती थी और बहुत ही बारीक, क्योंकि अब देख रहे हैं ना यहाँ पे 0.5 इंचेस छोटी छोटी सील्स बनाई जा रही हैं, तो उसके लिए बारीक कढ़ाई का बहुत इस्तेमाल करना है, क्योंकि उस टाइम लोहा नहीं पाया जा रहा है, लोहे का बहुत कम इस्तेमाल, मतलब कोई प्रमाण नहीं मिलता लोहे का, तो हम लोहा बोलेंगे भी नहीं, क्या पता खत्म हो गया हो लोहा या फिर ड्यूरेबिलिटी कम रही हो, जो भी रहा हो, लेकिन लोहे का कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता था, हम यही मानेंगे कि लोहा लोहा नहीं पाया जाता था उस टाइम पे। तो कार्विंग आसान रहती थी इससे, ठीक है ना, क्योंकि लोहे से कमजोर होते हैं ब्रोंज एंड कॉपर्स एंड एवरीथिंग, तो उससे ना मजबूत पत्थर पे कढ़ाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा उनको। इससे अब टाल्क मिनरल फार्मूला हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, जो टाल्क का वो होता है ना, वो होता है ए Mg3SiO4 और O3 और OH, वो ऐसा होता है, ठीक है ना, ये टाल्क मिनरल फार्मूला होता है, टाल्कम का फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेट सील मटेरियल्स, और किससे बनते थे सील मटेरियल्स? अजेट के बनते थे, शर्ट के बनते थे, कॉपर, फियांस, कैल्साइट, टेराकोटा, सिल्वर, गोल्ड, आइवरी यानी हाथी के दांत, और हीटेड कॉर्न स्टार्च मिक्स्ड विथ टैल्कम पाउडर। कॉर्न स्टार्च मतलब, कॉर्न स्टार्च मतलब उसको मिक्स करते थे टैल्कम, सॉरी, इसको मिक्स करते थे टैल्कम पाउडर से, ठीक है ना। तो ऐसे बनता था हमारा सील के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते थे बनाने के, ठीक है ना। ओके, ओके। अब जो इनका शेप की बात अगर हम करें तो मोस्टली शेप होते थे ना, ज्यादातर सील्स के शेप स्क्वायर हैं, ज्यादातर सील्स के शेप स्क्वायर हैं, ठीक है ना। जैसे कि बहुत फेमस सील हमें देखने को मिलती है यूनिकॉर्न सील, यूनिकॉर्न सील ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सील है जो लगभग हर एक जगह से मिल जाती है, हर एक साइड से लगभग मिल जाती है, ठीक है ना। ज्यादा 60% टू 46% जो है ना वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के सील्स जो है यूनिकॉर्न टाइप सील्स हैं। अब मुझे क्या लगता है सील्स जो थी ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग हैं, कोई एक कंपनी जैसे टाटा है, तो टाटा का सिंबल क्या है, ये ऐसे करके कुछ टाटा का कैसे बनाते हैं ना ये लोग, ऐसे करके टाटा का कुछ सिंबल होता है, ठीक है। तो ये इनका सिंबल है, तो जहां भी इनका कुछ प्रोडक्ट होगा वहां पे ये बना होगा, ये सिंबल बना होगा। अडानी का जैसे अडानी लिखा रहता है, या फिर रिलायंस का वो ऐसा गोल वाला सिंबल जो होता है ऐसे करके, जियो का जियो वाला। तो मैं मुझे क्या लगता है ना कि ये वो हाउसेस होते थे या ये वो ट्रेड पार्टीज होती थी जिनका ये सिंबल होता था, जिसको ये लोग इशू करते थे जगह जगह। अब क्योंकि सामान इनका हर जगह पहुंच रहा है, जियो भारत में हर जगह है, तो अगर आज के 5,000 साल बाद खुदाई और जियो के पैकेट जगह जगह मिले, तो मतलब ये थोड़ा ना है कि जियो जो है वो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज, वो तो है तो एक ही बंदे का। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि जो सिंबल्स इस्तेमाल होते थे, जैसे यूनिकॉर्न हो गया या वो बुल वाला सिंबल हो गया, वो किसी न किसी पार्टीज के अपने पर्टिकुलर ट्रेड सिंबल्स हुआ करते थे, जिसको ये लोग भेजते थे जगह ट्रेड करते थे। क्योंकि अगर हम बात करें यूनिकॉर्न सील का, तो 60% और 46% जो सील्स पाई गई हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, वो ये यूनिकॉर्न सील्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हब हुआ करता था, जो यूनिकॉर्न वाले जो ये लोग होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ठीक है ना। अब कुछ सील्स मैंने बताया ना स्क्वायर्स, मोस्टली सील्स स्क्वायर होती थी, लेकिन अदर टाइप ऑफ सील्स होती थी कुछ रेक्टेंगुलर भी होती थी, ठीक है ना। तो इस पे क्या था ना, कोई फिगर नहीं बना हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ रिटन इंस्क्रिप्शन है, सिर्फ लिखी हुई चीजें हैं। ये सील हो गई, इस पे रिटन इंस्क्रिप्शन। और एक चीज और देखने को मिलती है हमें कि यहाँ पे जो लिखाई हो रही है ना, ये दोनों तरफ से हो रही है, ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ से हो रही है, इसको ये तो दोनों तरफ से कर रहे हैं, लिखाई इधर से भी हो रही है उधर से भी हो रही है। तो यहां से भी लिख रहे हैं, यहां से भी, लेकिन मोस्टली सील्स पे लिखाई जो हुई है वो ये इधर से इधर की हुई है। कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि जैसे हमें एक छोटी जगह दी गई लिखने के लिए, अब शुरुआत में हम यहां से लिखना शुरू करते हैं तो एकदम चौड़ा चौड़ा फैला फैला के लिखते हैं, लेकिन जब हमें जगह यहाँ कम मिलती है ना, तो हम वहां चीजों को दबाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ हमें ऐसे मिलता है कि यहाँ चौड़ी चौड़ी मिलती है, यहाँ पे जगह सक्रिय होने लगती है। तो इसको हम ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है ना, कि इधर से लिखाई शुरू होती है, इधर की तरफ जा रही है लिखाई। तो ये हमें जो इनके सील्स के बारे में ये हिसाब किताब है। अब फिगर्स कैसे कैसे जो प्रिंटेड, जो यहाँ पे फोटोज बनी है, फिगर्स बने हैं, वो क्या बने हैं? हम बुल, हाँ, ओके, ओके। तो यहाँ पे जो फिगर्स मिलते हैं हमें, वो हमड बुल यानी कि कुबड़ वाला जो सांड होता है बड़ा सा, उसकी फिगर्स मिलते हैं। राइनोसेरस यानी वो क्या बोलते हैं उसको, गैंडा, गैंडे की फिगर्स मिलते हैं। टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, बाइसन, गोट, हिरन, खरगोश, क्रोकोडाइल, ये सब चीजें हमें मिलती हैं। अब एक बहुत ही वाहियात चीज अभी रिसेंटली देखने को मिली है कि एक कोई पता नहीं कौन सी, आई डोंट नो है, वो कोई वेस्टर्न थिंकर हैं या हिस्टोरियन जो अपने आप को सो कॉल्ड बोलते हैं कि वो इंडोलॉजी या इंडियन हिस्ट्री में बड़ी ही प्रोपाउंड है। वो बोलती है कि जो सील है फेमस,
द शिवा सील, प्रोटो शिवा सील, कहती हैं कि ये यहाँ का है ही नहीं, ये अरामाइक, प्रोटो अराम, मतलब कि ये मध्य भारत, ईरान वाले एरिया। एक बात बताइए, ईरान में वाटर बफेलोज होती हैं क्या? वहाँ वाटर है जो वाटर बफेलोज होंगी? वहाँ ये जो बफेलो बनी हुई है ये वहाँ कैसे हो सकती है? आज तक तो नहीं पाई गई, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। बफेलोज तो इंडिया के इंडिजिनस हैं, भारत में अपनी खुद की हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वहां ये पाई गई होगी? दैट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट डू बुलशिट ओवर द हिस्ट्री। ठीक है, तो ये है। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बैलों के तो सील्स मिल रहे हैं लेकिन काऊ के सील्स नहीं मिल रहे हैं, गायों के सील्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस, मैक्सिमलर टाइप के हिस्टोरियंस जिन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी, उन्होंने बोला कि जो गायें हैं ये आर्य बाहर से लेके आए थे। मेरा क्वेश्चन एक है, अगर गायें बाहर से आई थी तो यहाँ पे सांड कैसे क्या कर रहे थे, या बैल यहाँ क्या कर रहे थे? बिना गायों के बैल पॉसिबल है? नहीं है ना। तो हाउ कैन यू से दैट कि बिफोर आर्यन गाय होती नहीं थी? बिफोर आर्यंस गाय नहीं होती थी। बहुत सारे साइट्स पे हमें घोड़ों के अवशेष मिले हैं, लोग कहते हैं घोड़े बाहर से आए। घोड़े बाहर से कैसे आ सकते हैं जब हमें घोड़े इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिल रहे हैं? मे बी वो उतने सैकड़, यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न जो है वो घोड़े का ही एक रूप है, तो घोड़ा नहीं था तो हम कल्पना कैसे कर सकते हैं यूनिकॉर्न की? तो ये बहुत ही भ्रांतियां हैं जो फैलाई गई, व्यापक भ्रांतियां जो फैलाई गई हमारे इतिहास को लेकर बिना मतलब के डिस्टॉर्शन के लिए, खासकर विदेशी लोगों द्वारा फैलाई गई। और इसको प्रोपाउंड किया, इसको बनाया तो विदेशी लोगों ने, लेकिन फैलाया किसने? द ब्राउन साहिब्स ने, मतलब हम लोगों ने जो एजुकेटेड हैं, जिनको थोड़ा सा भी मन नहीं करता कि हम लोग थोड़ा सा भी रिसर्च कर ले, थोड़ा सा भी एक ब्रॉड, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ना पट्टा से घोड़ों को बांध दिया था कि इधर तो ना देखें, उसको खोल के अपने ज्ञान चक्षु खोल के और चीजें देख सकें। तो ये चीजें हैं। अब ये बात करते हैं हम लोग सील मोटिव्स एंड एनिमल सिंबल्स की बात अगर हम करें तो देखिए, इनमें हमें दिखता है, पहली चीज तो स्क्वायर शेप्ड है, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक एनिमल फिगर बना हुआ है और छोटा सा इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जैसे वो देखिए, ये बना हुआ है सिंबल, एनिमल तो नहीं, भगवान है ये, लेकिन ये छोटा सा इंस्क्रिप्शन 4-5 वर्ड्स का लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फेमस मैंने बताया यूनिकॉर्न आइकन, ठीक है ना, ये ज्यादातर 60% लगभग मोहनजोदड़ो और 40% हड़प्पा के सील्स हैं ये, जहां पे ज्यादातर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, इसमें कैरेक्टर क्या है कि वो यूनिकॉर्न बना हुआ है और उसको सामने कुछ ऐसा रखा हुआ है जिसमें वो खाना खा रहा है, या उसमें उसको पूजा की जा रही है, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती या जो भी रहा हो उसको जलाने का कोई पात्र रहा हो, वो क्लियर नहीं है। अदर शेप्स क्या है, रेक्टेंगुलर, चौकोर, ठीक है ना, जिसमें कोई भी फोटोज नहीं मिलती, ज्यादातर एक्सटेंसिवली स्क्रिप्ट हैं, लिखे हुए टेक्स्ट हैं उसमें, ठीक है ना। ट्राइंगुलर सील से मिली है, सर्कुलर मिली है और सिलेंड्रिकल मिली। सिलेंड्रिकल तो हमारी मेलुहा से बहुत बढ़िया सील मिलती है, एक सील मेलुहा से बहुत बढ़िया सिलेंड्रिकल सील मिलती है, ठीक है ना। अब जो एनिमल के जो मोटिव्स हैं, जो फोटोज बने कौन कौन से हैं, हम्ड बुल है, राइनोसेरस है, टाइगर है, एलिफेंट है, बफेलो है, बाइसन है, गोट है, हेयर मतलब हिरन, और क्रोकोडाइल है। कोई याद रखने वाली बात है, अगर अब कंफ्यूज कैसे होता आदमी कि यार बैल तो पाए गए, क्या पता गाय भी मिली हो। तो कोई अगर स्टेटमेंट बन के आता कि गायें इस टाइम नहीं होती थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, गायें होती थी लेकिन उनकी कोई सील्स नहीं मिली हमें, उनकी कोई भी सील्स नहीं मिली है हमें। तो ये चीज हमें याद रखना है, नो काउ मोटिव्स हैज बीन फाउंड, गायों का कोई भी सील नहीं है, कोई भी उनकी कढ़ाई या पिक्चर नहीं की गई है इस समय पे, ठीक है ना। अब कुछ बहुत खास सील्स जो हैं, ऑस्पिशियस और रिलीजियस सील्स जो हैं, पहला तो है मदर अर्थ, यानी धरती माता को दिया हुआ